भाई लोगों, नमस्कार। 7 बजने को है। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपके सामने वार्ता के लिए उपस्थित हुआ। भाइयों, आज वार्ता से पूर्व मैंने आप लोगों से कहा था कि अधिवक्ता व नेताओं के संबंध में भी मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, अधिवक्ता वो समाज है जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, और ये बुद्धिजीवी वर्ग ही देश में शासन प्रशासन, देश में सरकार, देश को आज़ाद कराने, देश में आए कष्ट में सबसे आगे खड़ा होता है। अधिवक्ता समाज ही एक ऐसा समाज है जो नेता, पुलिस, जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको न्याय दिलाने के लिए जी जान से लड़ता है और न्याय दिलाकर ही दम लेता है। चाहे इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी, उनके खिलाफ और उनके माफिक भी अधिवक्ता द्वारा ही चुनाव लड़ाया गया था, रिट दाखिल की गई थी। और अधिवक्ता ही समाज का ऐसा एक अंग है जो कि समाज में बदलाव ला सकता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज अधिवक्ताओं की क्या हालत है, इस बारे में भी मैं आपको वार्ता से पहले इसलिए कहना आवश्यक समझता हूँ कि हम अधिवक्ताओं का भविष्य कहाँ पर स्थित है। हम अधिवक्ताओं के ऊपर क्या कोई है? कोरोना काल में हम अधिवक्ताओं में उन अधिवक्ताओं को देखो जिनके घर पर खाने को नहीं है, बच्चों की फीस जमा करने को नहीं है, और किस तरह अपनी जीविका चला रहे हैं। हमारे देश में लाखों अधिवक्ता हैं, मात्र 1000, 2000 या 10,000 अधिवक्ता ऐसे हैं जो कि उस ऊंचाइयों पर है जहां उन पे कोरोना काल का असर नहीं पड़ा है। ज़्यादातर अधिवक्ताओं पर कोरोना काल में न्यायालय ना खुलने, कार्य ना होने के कारण कितना अधिक प्रभाव पड़ा है, इससे हम सब आप अछूते नहीं हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ना तो कोई सलाह देने की वो हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर अधिवक्ता को अब हर हालत में यूनाइट होना चाहिए। हर अधिवक्ता, चाहे किसी भी पार्टी का है, पार्टी उसके लिए बाद में है, पहले अधिवक्ता है। तो मैं सभी अपने साथियों, अपने अधिवक्ताओं से, अपने छोटे भाइयों से ये करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि पार्टी को दूर रखते हुए अधिवक्ताओं के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। मौजूदा सरकार में, जो मौजूदा सरकार में अधिवक्ता हैं या जिनके संबंध मौजूदा सरकार से हैं, वो मौजूदा सरकार को अधिवक्ताओं के लिए कुछ ना कुछ कार्य कराने हेतु कार्यशील रहें। ऐसा ना हो कि सरकार जाने के बाद अधिवक्ताओं के लिए कोई कार्य ना किया जा सके। हमारे बार एसोसिएशन, हमारी बार काउंसिल या हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हम अधिवक्ताओं के लिए क्या किया गया, ये सब आपके सामने है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करी जाती हैं, मगर किन अधिवक्ताओं को आज तक कितना पैसा प्राप्त हुआ है, ये आप सबको अच्छी तरह ज्ञात है। तो मैं अपने उन साथी अधिवक्ताओं जिनका कि सरकार में भागीदारी है, सरकार से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ताओं के लिए एक जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की, जिसमें अधिवक्ता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे का जनरल इंश्योरेंस होना चाहिए।
सरकार की तरफ से और कुछ हो या ना हो, ये जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी हर अधिवक्ता के लिए सरकार की ओर से करना सुनिश्चित किया जाए। दूसरी बात, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सब अधिवक्ता लोग रोज कचहरी जा रहे हैं, कोरोना काल में जा रहे हैं। कचहरी की दशा क्या है, भीड़ कितनी रहती है। मेरे साथियों, हमारे सरकार के सांसद, जिनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 3 अक्टूबर तक संसद चलेगी, मगर संसद बुध को खत्म हो रही है। संसद में 543 सांसद हैं। मेरे साथियों, सैनिटाइजेशन में कितना पैसा खर्च होता है सांसद में, उसके आगे एक पता चला शीशे की पट्टी लगी होती है। क्या क्या फॉर्मेलिटी, तो बुध को सांसद क्यों नहीं चल रही है। तो एक बात बताएं, एक देश, एक समाज, एक कार होना चाहिए। जब हम अधिवक्ता अपने कार पर जा रहे हैं, हर व्यापार चल रहा है, तो ये संसद क्यों नहीं चल रही है। हम लोगों को इस बारे में भी सोचना है। मेरे साथियों, आज अखबार में मैंने देखा और देख के बड़ा अफसोस लगा कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को स्कूल में जाने के लिए कहा जा रहा है कि एक एक दिन के बाद कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चे स्कूल जाएंगे। क्या मेरे साथियों, ये संभव है? जहाँ की संसद में सांसद हैं और उन सांसद को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो 3 अक्टूबर तक संसद नहीं चला पा रहे हैं। कोरोना की डर की वजह से, मौत की डर की वजह से संसद बंद कर दे रहे हैं बुध से। तो भाई, इसका कोई, इस बारे में विचार करना हम अधिवक्ताओं को भी सोचना आवश्यक है। किसी पार्टी विशेष से जुड़े बगैर मैं आप लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चे या हम लोग समाज के अंग नहीं है। हमारे बच्चे क्या समाज के उत्थान में कार्यरत नहीं है? हम लोगों के बच्चे समाज या संसद या विधायक बनाने में सहयोग नहीं करते हैं। जब इन लोगों पे कोई परेशानी आती है तो ये अधिवक्ताओं के पास ही पहुंचते हैं। तो मेरे साथियों, ये बहुत गूढ़ विषय है कि संसद क्यों बुध को खत्म हो जा रही है, 3 अक्टूबर तक क्यों नहीं चल रही है। केवल कोरोना में मौत का डर इन्हें है और किसी को मौत का डर नहीं है। हर अधिवक्ता सुबह से जा रहा है, उसके घर वाले सोचते हैं 100, 200, 500 लाएगा। इन लोगों को इतनी तनख्वाह मिल रही है, सारे भत्ते मिल रहे हैं, ना तो ये लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, ना क्षेत्र में घूम रहे हैं। संसद चलने को थी, उस संसद में भी आधे लोग जाते नहीं हैं। उसके बाद ये बुध से खत्म कर दे रहे हैं। इस बारे में मेरे साथियों विचार करो और इस पे बैठ के गहनता से विचार करो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अधिवक्ता समाज को बिल्कुल उपेक्षित किया जा रहा है। इस बात में आपको देखना है। अब मेरे साथियों, ये मैंने आपको आउटलाइन दी। आज मैंने आपसे वार्ता के लिए लिखा, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस ऑफ रिकवरी। यही बात तो कही। मैंने आपको फिर ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग कॉपी, पेन, पेंसिल लेके बैठे। रिकवरी का मेमो जो बनता है, किस सेक्शन में बनता है? धारा 103, 165 सीआरपीसी में। धारा 103, 165 सीआरपीसी वो आप गहनता से पढ़िए। बगैर पढ़े कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से नहीं होगा। आप किताब देखिए। रिकवरी में धारा 103, 165 सीआरपीसी को आपको गहनता से पढ़ना है। रिकवरी के लिए क्या क्या आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं, रिकवरी कब मानी जाएगी, कब रिकवरी वैध होगी। रिकवरी मेमो को एक बार आपने संदिग्ध कर दिया तो आप मुकदमे में कामयाबी हासिल करेंगे। जो रिकवरी मेमो है उससे जो बन रहा है, उसके लिए मैं आपको बता चुका। धारा 100 में क्या है? 2 जनता के गवाह जब रिकवरी के समय, रिकवरी मेमो के प्रिपरेशन के समय मस्ट है। अगर जनता के गवाह नहीं है, हालात या तो ये रात्रि का समय हो, जनता के गवाह उपलब्ध नहीं थे तब हो। अगर जनता के उपलब्ध नहीं है और पुलिस जनता के गवाह नहीं रख रही है, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा कि सारी बरामदगी फर्जी है। जनता के आपको इस पे विस्तृत जिरह करनी है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ,
कि अगर जनता का गवाह, ज्यादातर रिकवरी मेमो में क्या लिखा होता है, जनता के आने जाने वालों लोगों से कहा, उन्होंने गवाही देने को मना किया। भाई मैंने आप लोगों को बताया, क्या उनके नाम पता वल्दियत नोट करे गए? अगर नाम पता वल्दियत नोट नहीं किए गए हैं, क्यों नहीं किए गए, इसका कारण आप पूछेगा। धारा 179, धारा 180 आईपीसी देखिए, अगर उसमें कोई व्यक्ति वैध कारण के बगैर गवाही देने को मना करता है तो क्या होगा? जो विवेचक दरोगा है, पुलिस वाला, उसके खिलाफ काहे की कार्रवाई करेगा? 179 आईपीसी का आपको डिटेल से इस पे जिरे कर दिए। अगर कोई व्यक्ति दस्तखत करने से मना करता है तो क्या करा जाएगा? धारा 180 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। आप इस पे विस्तार से जिरे करें। ये जिरे करने का कार्य आपका है। तो मैं यही कि व्हाट इज टू बी आस्क्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी आस्क्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मेरे भाइयों, मैं जो आपको बता रहा हूँ, धारा 50 सीआरपीसी आपने पढ़ी है कि जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो दायित्व व कर्तव्य है पर जब रिकवरी मेमो बन रहा है कि उस व्यक्ति को बताएगा किस अपराध के लिए पकड़ा जा रहा है, उसे उसकी नकल देगा। आप देखें उसमें लिखा होता है डॉक्टर बासु बनाम पश्चिम बंगाल के केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का, मानवाधिकार आयोग के तथ्यों का पालन किया। इस बारे में आप विस्तार से जिरे करें। इन किसी का कोई पालन नहीं हो रहा है तो मेरे साथियों, अगर ये पालन नहीं है तो क्या माना जाएगा? ये सारी चीजें फर्जी हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ज्वाइंट रिकवरी मेमो इज नॉट परमिसिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। इस पे मैंने आपको बताया, क्या बताया? नन्ना वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2013 में आप देखिए कि ज्वाइंट रिकवरी मेमो इज नॉट परमिसिबल। ज्वाइंट रिकवरी मेमो जहां पर भी है वो ज्वाइंट रिकवरी मेमो पे सजा नहीं हो सकती है मेरे साथियों। तो आप ये बात भी, ज्यादातर केसों में ज्वाइंट रिकवरी मेमो बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? ये पुलिस की अज्ञानता की वजह से, और जो पुलिस की अज्ञानता है उसका आप फायदा उठाइए। तीसरी चीज जो है, मैंने आपको क्या बताया कि फर्द कब कंप्लीट होती है? फर्द जब कंप्लीट होती है जब दस्तखत हो जाते हैं। किसके दस्तखत हो जाएंगे? गवाह के और अभियुक्त के। आप प्रत्येक फर्द में उठा के देखिए, किसी में भी जो गवाहों के दस्तखत के साथ अभियुक्त के दस्तखत नहीं होते हैं। तो आप यही सवाल कि ये फर्द उस समय तक पूरी नहीं थी, आपने इस फर्द पर दस्तखत नहीं कराए। दस्तखत कब होते हैं मेरे भाई? जब लिखा होता है कि फर्द की नकल अभियुक्त को दी गई, उसके नीचे दस्तखत होते हैं। उसमें ये लिखा हो जाता है 3 अभियुक्त या 4 अभियुक्त के कहने पर एक के, तो सेक्शन 50 की कंप्लायंस नहीं है। तो ये तो मैंने रिकवरी, इसी में मैंने आपको बताया 25 आर्म्स एक्ट में क्या है, 39 सैंक्शन के बारे में। उस समय आपको जीडी, किस जीडी के तहत लेके गए, आपको इस पे जिरे करनी है। किस जीडी के तहत माल दाखिल हुआ, इस पे जिरे करनी है। जब जीडी गई तो कौन सा नमूना मोहर था, उसका मिलान करके गए। किसी में नमूना मोहर नहीं होता है। जब जीडी वापस आई तो उसमें क्या क्या दाखिल हुआ, कौन नमूना मोहर दाखिल हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि डीएम महोदय को ही धारा 25 के आर्म्स एक्ट में सैंक्शन देने का अधिकार है। एडीएम को अधिकार नहीं है, सिटी मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है, आप होता है एसडीएम को अधिकार नहीं है। तो आप ज्यादातर देखेंगे ये सारी चीजें, तो आप जब तक इसे पुट नहीं करेंगे तब तक पढ़ा नहीं जाएगा। जो कन्फ्रंट कंट्राडिक्ट करेंगे तभी, जो 161 से करेंगे तभी पढ़ा जाएगा। अदरवाइज जिस फैक्ट को आप चैलेंज नहीं करेंगे तो वो फैक्ट पढ़े नहीं जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ईच एंड एवरी फैक्ट शुड बी चैलेंज बाय द डिफेंस। अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं तो आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे नीड नॉट टू बी प्रूव की जरूरत है मेरे साथियों। तो ये जिरे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज मैंने आपसे बताया, इसी के साथ रिकवरी में मैंने आपको बताया एनडीपीएस एक्ट के बारे में कि एनडीपीएस एक्ट में क्या है, 42 और 50। एनडीपीएस एक्ट क्या है, मैंडेटरी है। 42 क्या है, प्रायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउस सर्च, वेसल सर्च और सराउंडिंग सर्च। अगर इसका जीडी में इंदराज नहीं है तो आपका मुकदमा 100% छूटेगा। तो आप पूछेंगे तो उससे कि आपको 42 पता है
42 मैंडेटरी प्रावधान है। 42 मैंडेटरी प्रावधान में आपने जीडी में कहीं इंदराज किया? वो कहेगा नहीं किया। जब जीडी में नहीं किया तो आपने ये सारी फर्जी कार्रवाई की है। तो 42 की कंप्लायंस आपको ये बता रहा है मैंडेटरी है, वो अवश्य करवाना है। आज क्रॉस एग्जामिनेशन का मैं क्लोज इसलिए कर रहा हूँ कि आगे और भी बातों पे आपके साथ वार्ता। तो 42 का है। अब दूसरा क्या है? 50 कंप्लायंस है। प्रायर इन्फॉर्मेशन है, आदमी को पता चलता है कि इस अमुक व्यक्ति के पास एनडीपीएस है, तो वो उस अमुक व्यक्ति को तो क्या होगा, अरेस्टिंग ऑफिसर का ये दायित्व कर्तव्य है कि वो क्या कहेगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी असिस्टिंग ऑफिसर टू इन्फॉर्म एक्यूज को, क्या यू हैव गॉट ए लीगल राइट टू बी सर्च बिफोर ए गस्टेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। आपका ये विधिक अधिकार है, आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष चल के करवा सकते हैं। ये पूरी कंप्लायंस है। लिखा क्या होता है? आपका अधिकार है, आप अपनी जामा तलाशी मजिस्ट्रेट के समक्ष करके करवा सकते हैं, या लिखा होगा आप अपनी जामा तलाशी पुलिस अधिकारी के समक्ष चल के करवा सकते हैं। तो हाफ कंप्लायंस का मतलब है 50 की कंप्लायंस नहीं। तो इस पे आपको डिटेल से जिरह करनी होगी। जब डिटेल से जिरह करेंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं जिरह करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज मेरे भाई, जब ये एनडीपीएस में क्या सील जो नमूना मोहर बनता है ना, वो सील डबल लॉकअप में माल के साल दाखिल होना आवश्यक है। उसमें क्या होगा, एसएचओ की मोहर लगेगी और एसएचओ की मोहर से माल सील होगा। तो जब ये माल सील होगा और अंदर जाएगा भाई लिखा हुआ, तो ये जो कंप्लायंस जो है 55 कब मैंडेटरी होती है? अगर ये सील के बारे में आप नहीं पूछेंगे तो ये डायरेक्टरी रहेगी। अगर ये आपने इस बारे में पूछा इस तरह की नहीं है तो ये मैंडेटरी में आएगा, आपको इसका फायदा मिलेगा। दूसरा क्या है, 57 क्या है, जब अरेस्ट होगा तो उसकी सूचना हायर अथॉरिटीज को दी जाएगी, जीडी में दी जाएगी। आपको इस बारे में विस्तार से जिरह करनी होगी। अगर आप इस पे विस्तार से जिरह नहीं करेंगे तो आप मुकदमे को हार जाएंगे। तो मेरे साथियों, एनडीपीएस के बारे में मैंने आपको बताया, स्मॉल लार्ज 20 की क्वांटिटी के बारे में आप सबको बता गया। अब मेरे साथियों, आज मैं आपको जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। ट्रेंड है, अगर एक लूट का मुकदमा है मेरे साथियों, वो लूट का मुकदमा किसी भी क्राइम नंबर पे लिखा गया है, किसी व्यक्ति के नाम से लिखा गया है, किसी अज्ञात में लिखा गया है, और अज्ञात में लिखा जाने के बाद उस लूट के मुकदमे में कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसके पास से कोई चीज़ बरामद होती है, तो भाई उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसकी प्रक्रिया आपको मालूम है ना, पुलिस रेगुलेशन क्या, जीडी में दर्ज होगा, जीडी में मुकदमा तरमीम होगा। जैसे आप देखते हैं 324 का मुकदमा दर्ज हुआ, सब्सिक्वेंट वो 307 में होता है, तो 307 का जीडी में दर्ज होगा, उसके बाद 307 बढ़ाया जाएगा, बढ़ोतरी होगी। आजकल क्या टेंडेंसी निकल रही है, चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया, मुलजिम की गिरफ्तारी 4 दिन के बाद हुई, उसी में 411 लिख दी। तो क्या ये फर्द पूरी है? क्या फर्द में 411 बगैर जीडी इंदराज के हो सकता है? इट मीन सारी कार्रवाई थाने पे बैठकर सुविधा अनुसार की गई है, जिसकी वजह से 411 जो इंक्रीज किया जा रहा है उसमें 411 कब होगा? जब जीडी में होगा, ये माल इससे रिलेटेड है तभी तो होगा। वो उसी समय माल का सब बारह न्यारा कर देते हैं। अब तीसरी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आज कल मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर। अब उसमें क्या हुआ, ये कोरोना काल में जो गिरफ्तारी हो रही है वो हो रही है, पुलिस ने पैर में गोली मारी, ये व्यक्ति भागा और इस व्यक्ति के पुलिस में ने गोली मारी। तो आप देखिए, पुलिस गोली मार रही है, वो पैर में ही लग रहा है अभियुक्त के। अब पैर में लगने के बाद अभियुक्त पकड़ जा रहा है, पकड़े जाने के बाद फर्द लिखी जाएगी मेरे भाई, उसके पास से तमंचा बरामद होगा। फर्द में क्या लिखा होता है, अभियुक्त को अस्पताल भेज दिया। जब अस्पताल भेज दिया तो कौन सी फर्द से तमंचा हो गया? कहाँ 50 की कंप्लायंस है? मैं जो बात पूछ रहा हूँ, फर्द कहाँ कंप्लीट हुई? उसे तो पहले ही आपने भेज दिया। कहाँ भेज दिया? अस्पताल। कहाँ भेज दिया? डॉक्टर के पास। ये लिखा होता है फर्द में, और फर्द में माल बरामदगी दिखा देते हैं। तो 50 की कंप्लायंस कहाँ है मेरे साथियों? आपको विस्तार से जिरह करनी होगी। जब व्यक्ति नहीं है तो जो फर्द बन रही है उसकी एब्सेंस में बन जाएगी। एक भी फर्द एब्सेंस में बनेगी तो क्या पढ़ी जाएगी?
दूसरी चीज, इसमें एक जगह पता चला ये हुआ, 2 आदमी को पकड़ लिया, ठीक, उन्हें पकड़ने के बाद उनसे माल बरामद हुआ, माल बरामद को उन्होंने फर्द में लिख लिया। फिर क्या करते हैं, उन दोनों व्यक्ति को लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं। तो ये फर्द जो क्या कंप्लीट हुई कहीं। अब दूसरे गांव में 2 लोगों को और पकड़ लेते हैं और उस गांव में 2 लोगों को पकड़ने बाद उनका माल बरामद उसी फर्द में लिख देते हैं। तीसरी चीज, तीसरे गांव में चले जा रहे हैं, उस गांव में जाके 2 व्यक्ति पकड़ ले रहे हैं और वहां पे भी वो नाम लिख ले रहे हैं। अब ये फर्द का क्रिएशन कहाँ हुआ मेरे भाई? तो फर्द पूरी सस्पिशियस हुई। मतलब एक आदमी फतेहगंज पश्चिमी में रहता है, ऐसे समझ ले, और वो आदमी पकड़ा जा रहा है फतेहगंज पश्चिमी में। फर्द वहां बनी, बनने के बाद वो चले गए, पुलिस वाले उन्हें लेके मीरगंज, आधी फर्द मीरगंज बन गई। मीरगंज बनने के बाद वो फिर ले आए, जाके उसे शाही ले गए, आधी फर्द शाही बनी। तो फर्द की प्रिपरेशन कहाँ हुई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ 103 165 पढ़ो। अगर ये इस तरह की एक फर्द बन रही है, घूम घूम के जो बना रहे हैं, क्या इस फर्द पर सजा हो सकती है? आपको इस बारे में विस्तार से जिक्र करनी है, ये बहुत जरूरी है। उनसे अब ये पूछिएगा, जो फतेहगंज पश्चिमी में पकड़ा गया, ये माल पकड़ गया, तो भाई आपने फर्द लिखी? वो कहेगा हाँ। माल कहाँ सील किया? माल फर्द तैयार होने से पहले सील हो गया था। क्या सवाल पूछेगा? माल फर्द तैयार होने से पहले सील हो गया था। किसकी सील से सील हुआ था? जब माल सील हो गया था तो कोई फर्द तैयार नहीं हुई थी? अब वो कहेगा नहीं हुई थी। बगैर फर्द तैयार हुए आप फतेहगंज से पश्चिमी मीरगंज चले गए? वो कहेगा हाँ चले गए। तो ये जो आधी फर्द थी ये जेब में ही रखे रहे, ये ऐसे कंप्लीट कर दिया? वो कहेगा नहीं कंप्लीट करा। तो फिर मीरगंज में जाके इसे जो पकड़ने में कितना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का समय लगा, तो ये 3-4 घंटे आधी फर्द जो है वो आप अपनी जेब में रखे रहे थे। आपका यही तो क्रिएशन करना है कि फर्द वाज प्रिपेयर्ड एट पीएस, फर्द वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट स्पॉट। आपका ये काम सिद्ध हो रहा है। क्या जरूरत है? पुलिस तो अपनी बेवकूफ़ी से खुद ही ये काम कर रही है। अब मीरगंज जाने के बाद वो क्या कर रहा है? मीरगंज जाने के बाद वो कह रहा है 2 लोगों को पकड़ा, उनसे माल बरामद हुआ। भाई माल बरामद हो गया ना, तो वो माल को क्या करा? वहीं सील कर लिया मीरगंज में। कहना फर्द में लिखा कि आधी फर्द लाए थे, 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया, ये कहीं अंकित है, और फिर से नई फर्द लिखने लगे। ये माल जो सील करा किसके नमूना मोड़ से करा? इस समय भी कोई फर्द तैयार नहीं थी। तो ये दोनों माल जो थे किसके पास रखे थे? किसकी जेब में थे? अब वो उसका जवाब उस पर कुछ नहीं होगा। बोले ये सब मुलजिमों को फिर पकड़ा और फिर शाही चले गए। कई घंटे लगे? 4 घंटे। वो कहेगा 2-3 वहां जाके 2 लोगों को पकड़ा, वहां पे उनसे माल बरामद हुआ, तो वहां पे माल सील किया, वहां भी तब तक कोई फर्द कंप्लीट नहीं थी। फिर ये पंख कंप्लीट कहाँ करी? अब ये जो आपने फर्द कंप्लीट करी, शाही में करी, फतेहगंज पश्चिमी में करी, मीरगंज में करी, या थाने पे करी? अब इसका जवाब उसके पास नहीं होगा। या तो कहेगा मैंने शाही में करी, तो इसका मतलब ये मानूं फतेहगंज पश्चिमी में कोई फर्द बरामदगी नहीं तैयार हुई? वो कहेगा हाँ नहीं तैयार हुई। मीरगंज में कोई फर्द बरामदगी तैयार नहीं हुई, तो जो माल फतेहगंज में बरामद हुआ उसकी कोई फर्द नहीं लिखी गई फतेहगंज पश्चिमी में? क्या जवाब देगा मेरे भाई? वो यही कहेगा हाँ नहीं लिखी गई। जब वो कहे फर्द वहां लिखी गई, तो कहना फर्द कब कंप्लीट होती है? जब फर्द कंप्लीट होती है, गवाहों के दस्तखत होते हैं, मुलजिम के दस्तखत इसमें हुए कहीं? अब वो इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो जब जवाब नहीं होगा तो आप ये कहेगा इन सबको आपने भिन्न भिन्न जगहों से पकड़ा, और भिन्न भिन्न जगहों से पढ़ने के बाद थाने में बैठकर ये सारी कार्रवाई फर्जी रूप से की गई। यहीं पे एक सवाल कि दरोगा जी, आपको ये मालूम है कि झूठे कागज लोक सेवक द्वारा तैयार करना एक अपराध होता है? आपने 166 167 ये पढ़ी हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आप लोगों द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने दायित्व व कर्तव्य के विपरीत वाई लूटने के लिए सारी फर्जी कार्रवाई की है? तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको रिकवरी के बारे में फिर मैं वही बात आपसे कहूँगा कि सेक्शन 100, 50, 103, 165 क्रिएशन ऑफ द फर्द बरामदगी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्द कहाँ तैयार की जाएगी? जहां माल बरामद होगा। अगर वहां पे फर्द नहीं बन रही है, इट मीन्स द होल स्टोरी व्हाटसोएवर इज क्रिएटेड बाय द प्रोसिक्यूशन इज टोटली फॉल्स एंड नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन सच रिकवरी मेमो on the basis of any FIR was lodged by the police is totally false, illegal। तो मैं, मेरे साथियों, आप रिकवरी के बारे में आपको मैंने इतना विस्तार से बताया। आप लोगों से 50 बार कहा था कि भाई सवाल जो पूछ रहे हो पूछ लो, मगर आप लोग पूछना नहीं चाहते। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, चोरी के मामले में माल के फर्द बरामदगी में, अपराध संख्या में, लूट बरामदगी सब एक साथ हो जाती है, ये फर्द झूठी है। पहले क्या होगा? क्राइम नंबर पर आएगा। मेरे साथियों, ये बात गांठ बांध के रख लो, जब तक फर्द बरामदगी, क्रिएशन ऑफ द फर्द बरामदगी, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वंस द क्रिएशन ऑफ द फर्द बरामदगी इज इलीगल, नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन सच रिकवरी मेमो। एक बार रिकवरी मेमो संदिग्ध हो जाए, आप कोई कोर्ट सजा नहीं कर सकती है। आपको क्या करना है? रिकवरी मेमो को संदिग्ध करना है, रिकवरी मेमो का क्रिएशन संदिग्ध करना है। आपको ये करना है, रिकवरी मेमो मौके पे नहीं लिखा गया, आपको ये करना है, रिकवरी मेमो के साथ साथ ये जो माल सीलबद्ध किया था ये नहीं किया गया। आपको ये करना है, जो मोहले बताई जाती हैं वो कोई मौके पे नहीं लिखाई गई। ये अगर आपने एक बार फर्द बरामदगी में इस तरह से कर दिया मेरे साथियों, तो आपका रिकवरी जो है पूरी डाउटफुल हो जाएगी। चाहे वो 27 की रिकवरी हो, चाहे वो 25 आर्म्स एक्ट की रिकवरी हो, चाहे आपको होता है NDPS की रिकवरी हो, चाहे चोरी की रिकवरी हो। इसके अलावा मैं एक और आपको बता दूं मेरे भाई, अब चाकू के कम आते हैं। चाकू का एक फल प्रोबेटेड होता है, ये आपको पता है कितने सेंटीमीटर का फल प्रोबेटेड होता है? उसका एक गजट होता है। आपको ये बात देखनी है, आप उससे पूछिएगा कितने सेंटीमीटर, कितने इंच का फल प्रोबेटेड होता है। आपने देखा कसाईयों के दुकानों पे छुरी होती है, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, तो जिसमें फल प्रोबेटेड होता है, तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन आपको करना है। हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस। आपको कोई चीज ऐसी नहीं पूछनी है जो कि आपके अगेंस्ट जाए। आपको हर चीज में, सारी रिकवरीज को कभी एडमिट नहीं करना है। आपको ये कहना है, जिस तरह, जैसे जिस स्थान पर बरामदगी बताई जाती उस तरह वैसे उस स्थान पर कोई बरामदगी नहीं हुई। ये सारी कार्रवाई आपने थाने पर बैठ के की, चाहे ह्यूज अमाउंट हो, चाहे छोटा अमाउंट हो, कितने ही अमाउंट हो। ये भी नहीं कहना कि आपने प्लांट कर दिया। अगर आप प्लांट की बात लगाते हैं, बर्डन आप पे शिफ्ट हो जाएगा। आप केवल क्या है, क्रिएशन, रिकवरी के क्रिएशन, रिकवरी को संदिग्ध कर देंगे। रिकवरी मेमो एट स्पॉट नहीं बना है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, 103 165 नहीं है, सेक्शन 6 की कंप्लायंस नहीं है, सेक्शन 50 की कंप्लायंस नहीं है, NDPS में 42 50 मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं है, सेक्शन 55 की जो डायरेक्टरी है उसकी मैंडेटरी नहीं है। तो मेरे साथियों, इसी में NDPS में एक लिंक एविडेंस भी होती है। ये लिंक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें डॉक रजिस्टर, कब माल गया, क्या कहाँ गया, कितने पास किसके रहा, इस पे आपको जिरह करनी है। तो मैंने आपसे कहा था इन बातों पे आप जिरह करिए कस के। तो आज रिकवरी के पॉइंट पे मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इस समय मेरे काफ़ी क्लाइंट भी बैठे हुए हैं चैम्बर में, तो अब मैं थोड़ा उनसे बात कर लूँ भाई, नहीं तो अभी 15-20 मिनट में और आपका कर देता। मैं 10-12 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ज़रा उनसे बात कर लूँ। इसलिए अगली बार नए रिकवरी का चैप्टर क्लोज हुआ तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।